हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, थर्मल का प्योर सब्सटेंस वाले चैप्टर को मैंने करा दिया था, लगभग उसे कंप्लीट ही करा दिया था। मैंने बोला था कि आज मैं आपको पावर प्लांट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको देखिए इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको क्वेश्चन करा दूं, फिर थ्योरी। लेकिन हमारे हिसाब से जो पावर प्लांट नामक चैप्टर है उसका हमें पहले थ्योरी करना ज़्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन की अपेक्षा। क्वेश्चन में तो आप कुछ ऐसे हैं जो रट सकते हैं, लेकिन थ्योरी में कुछ कंसेप्ट हैं जिसे आपको जानना जरूरी है, जो क्वेश्चन से कवर नहीं हो सकते। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको मैं थ्योरी आपको कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट जो होती है हमारे पास, पावर प्लांट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास गैस पावर प्लांट, एक होता है स्टीम पावर प्लांट। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको मैं गैस पावर प्लांट की करा रहा हूँ, उसके बाद से मैं स्टीम पावर प्लांट की भी करा दूंगा। देखिए आज मैं स्टीम पावर मतलब गैस पावर प्लांट पूरा तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन कुछ मतलब बता दूंगा, मतलब बेसिक तो आज क्लियर करा दूंगा। कल तक गैस पावर प्लांट में कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, पावर प्लांट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट हो गए, और एक हो गया हमारे पास गैस पावर प्लांट। तो जो स्टीम पावर प्लांट होती हैं उसमें जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड होता है वो गैस होता है। गैस पावर प्लांट में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो गैस होता है, और स्टीम पावर प्लांट में जो वर्किंग फ्लूइड होता है हमारे पास स्टीम होता है। जो स्टीम पावर प्लांट होती हैं इनकी आरपीएम कम होते हैं, 10,000 के आसपास होते हैं, बट गैस पावर प्लांट के आरपीएम ज्यादा होते हैं, 25,000 के आसपास होते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है गैस पावर प्लांट में ये लगभग ज्यादा होते हैं, 1200 से 1500 के आसपास होता है, और स्टीम पावर प्लांट में जो टेम्परेचर होता है 600 से लेकर 700 तक होता है। ऐसे यदि हम मोटा मोटी बात करें तो ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया पावर प्लांट की। अब पावर प्लांट में दो प्रकार के पावर प्लांट आ गए हमारे पास, एक गैस पावर प्लांट, एक स्टीम पावर प्लांट। देखिए हमें किसी भी तरह से, हम उसे गैस से चलाएं या स्टीम से चलाएं, हमें फाइनली चलाना है, हमें इसे टरबाइन ही चलाना है। टरबाइन को चलाने के लिए हम जैसी भी मतलब उसमें फ्लूइड यूज कर रहे हैं या जो भी पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट होगा तो उसमें हम स्टीम यूज करेंगे टरबाइन को चलाने के लिए, और यदि हमारे पास गैस पावर प्लांट होगा तो इस टरबाइन को चलाने के लिए हम गैस का यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैस पावर प्लांट। देखिए गैस पावर प्लांट जो होती हैं, ये जो आपको नीचे जो पीछे दिख रहा है ये हमारा नोट्स है, मैं अपने नोट्स इसमें बता रहा हूँ आपको। तो देखिए जो गैस पावर प्लांट होते हैं उसमें मेनली 4 चीज होती हैं। एक तो हमारे पास कंबशन चैम्बर होता है, एक हमारे पास टरबाइन होती है, एक हमारे पास कंप्रेसर होता है, और एक नीचे हमारे पास कंडेंसर होता है। और जो हमारे पास गैस पावर प्लांट होती है वो ब्रेटन साइकिल पे काम करती है। तो आइए देखते हैं हम, देखिए कैसे क्या होता है। एक तो जो गैस पावर प्लांट हो गई हमारे पास, एक तो इसमें कंबशन चैम्बर हो गया, एक कंप्रेसर हो गया, और एक टरबाइन हो गया, और यहाँ पे कंडेंसर नहीं होता है, यहाँ पे एक कंडेंसर होता है। कंडेंसर भी ऐसे लगा रहता है जहाँ पे हम हीट रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें हर एक पार्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उसका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको मैं आज बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए जो स्टीम पावर प्लांट होता है इसमें हम कंप्रेसर यूज करते हैं, और यदि गैस पावर प्लांट में कंप्रेसर यूज करते हैं, यदि हम यहीं पे गैस पावर प्लांट की जगह पे स्टीम पावर प्लांट होता तो वहाँ पे हम पंप यूज करते हैं। क्यों पंप यूज करते हैं? क्योंकि जो पंप होता है ये वाटर के लिए ये मतलब ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो कंप्रेसर होता है यह गैस के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए इस मतलब आप ऐसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है मतलब इसमें से पहचानिए कि कौन स्टीम पावर प्लांट का मतलब पार्ट नहीं है, तो उसमें आपको कंप्रेसर देगा। कंप्रेसर स्टीम पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। और यदि गैस पावर प्लांट में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कंप्रेसर के ऊपर पंप देगा। यदि पंप आ रहा है तो पंप जो हमारा है वो गैस पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसमें एक कंप्रेसर होता है हमारे पास, एक कम्बशन चैम्बर होता है, और एक टरबाइन होती है, और यहाँ पे कंडेंसर होता है। हम क्या करते हैं, कंप्रेसर से स्टीम मतलब गैस को लेते हैं। गैस इसमें मेनली एयर का हम यूज करते हैं। यहाँ से हम एयर को सक करते हैं कंप्रेसर में लेकर उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हम कम्बशन चैम्बर में भेजते हैं। कम्बशन चैम्बर में जहाँ हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, और वो फ्यूल कंप्रेस्ड एयर में जब हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो उसको हीट देता है, वो उसे गर्म करता है और उसे सुपर हीटेड फॉर्म में ले जाता है।
जब हमारे पास कंबशन चैम्बर से सुपर हीटेड फॉर्म में गैस निकलते हैं तो उसको हम टरबाइन में ले जाते हैं, और टरबाइन में क्या होता है, हमारे पास एक्सपेंशन होता है जहाँ से हमें वर्क प्राप्त होता है, और जो फिर से अगेन जो हमारे पास टरबाइन से निकली हुई गैस होती है उसे हम कंडेंसर में ले जाते हैं, जहाँ पे ऐसे एक कॉइल लगी रहती है, इसमें ठंडे पानी का एक सर्कुलेशन बना रहता है, तो फिर से ये मतलब कोल्ड होता है और फिर वो कंप्रेसर में जाता है, फिर कंप्रेसर वही प्रक्रिया करते हैं और चलता रहता है। जो कंप्रेसर होता है और जो टरबाइन होता है दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे रहते हैं। जो कंप्रेसर है हमारे पास वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, जो टरबाइन होता है हमारे पास वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। जो कंबशन चैम्बर होता है जिसमें हम हीट को सप्लाइड करते हैं, यानी कि हीट इनपुट होता है। जो कंडेंसर होता है हीट को रिजेक्ट करता है। ये तो आपको मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अब इसके अंदर आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जो हमारे पास ये जो कंबशन चैम्बर होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास गैस पावर प्लांट होती है, गैस पावर प्लांट हमारे पास ये ब्रेटन साइकिल पे काम करती है। जो ब्रेटन साइकिल होती है ये रिवर्स जॉब साइकिल भी कही जाती है, जिसमें क्या होता है, हम कंप्रेसर में कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं। यानी जो भी हम गैस लेते हैं एटमॉस्फेयर से या जो हमारे पास से कंडेंसर आ रहा है उससे हम जो भी गैस ले रहे हैं, जो भी एयर ले रहे हैं, उस एयर को हम कांस्टेंट एंट्रोपी या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस से हम उसको हीट एंड प्रेशर, उसका मतलब टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें प्रेशर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि कंप्रेसर का काम सिर्फ प्रेशर बढ़ाना होता है, पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो होती है वो कंबशन चैम्बर में जाती है। कंबशन चैम्बर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट को एडिशन करते हैं, फिर ये टरबाइन में जाता है। जब टरबाइन में जाता है तो आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, जहाँ से हमें WT वर्क में प्राप्त होता है। और फिर जो वर्क प्राप्त होने का जो इस टरबाइन से जो गैस एयर निकलती है वो फिर कंडेंसर में जाती है, जहाँ से हम फिर से कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिएक्शन करते हैं। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे एक कूलिंग टावर ऐसे लगा रहता है, जहाँ से हम हीट को एडजस्ट करते हैं, यानी कि खींचते हैं, जिसे हम RQ से डिनोट करते हैं, और फिर से ये सर्कुलेशन चला रहता है। तो ब्रेटन साइकिल में आइए हम इसको PV डायग्राम में बना के देखते हैं। जो हमारे पास PV डायग्राम होता है, जो PV डायग्राम होता है हमारे पास, देखिए PV डायग्राम जो होता है हमारे पास PV और V के बीच में बनाते हैं। पहला जो हमने प्रोसेस उसमें किया था, 1 से 2 कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन किया था। तो 1 से 2 ये हमारे पास कंप्रेशन हो गया, और 2 से 3 हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। फिर से 3 से 4 हम क्या करते हैं, आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क एक्सपेंशन करते हैं। यानी कि जो 1 से 2 है वो कंप्रेशन है, 3 से 4 है एक्सपेंशन है, फिर से 4 to 1 जो है एक कंडेंसर में हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन होता है। ये हमारे पास PV डायग्राम होता है। इसको हम TS डायग्राम पे भी बनाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से 2 ऐसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 से 3 हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, और 3 से 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन। ये हमारे पास 2 प्रोसेस होती हैं जो गैस टरबाइन में काम आती हैं। आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें मैंने लिख रखा है, तो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट है, फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट इट हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी। यानी कि यदि सेम टेम्परेचर लिमिट की हम बात करें तो इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। क्लोज साइकिल अलाउ हाई प्रेशर थ्रू आउट द साइकिल रिजल्टिंग रिड्यूस इन साइज। यानी कि जो क्लोज साइकिल होती है उसमें हाई प्रेशर तक हम कंप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे पास जो ओवरऑल जो प्लांट की साइज है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। यदि क्लोज साइकिल है तो प्लांट का साइज कम होगा, और ओपन साइकिल यदि यूज कर रहे हैं, ओपन साइकिल का मतलब ये है जो हमारे पास कंडेंसर होता है, हम कंडेंसर यदि यूज कर रहे हैं तो क्लोज साइकिल हो गई, कंडेंसर यूज नहीं कर रहे हैं हम तो ओपन साइकिल हो गई। ठीक है। नो फेज चेंज एलिमिनेट इरोजन ऑफ ब्लेड। यानी कि जो गैस होती है, गैस एयर हम यूज करते हैं
मेनली। अब मेनली जो एयर होता है उसका फेज चेंज नहीं होता है। जब फेज चेंज नहीं होता है तो जो हमारे पास टरबाइन होती है उस टरबाइन के ब्लेड का इरोजन नहीं होता है, जैसा कि स्टीम पावर प्लांट में होता है। स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, पहले लिक्विड होता है, वाटर होता है, फिर उसको स्टीम में करते हैं, फिर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर से हमारे पास हो जाता है टरबाइन में। टरबाइन से निकलने के बाद से जब कंडेंसर में जाता है, फिर सो लिक्विड में आ जाता है, फिर ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी कि उसमें फेज चेंज होता है। जब फेज चेंज होगा तो इरोजन की संभावना ज्यादा होगी, जब फेज चेंज नहीं होगा तो इरोजन की संभावना कम होंगी। अगला है वाइड वैरायटी ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न्ड, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं ऐसे लो क्वालिटी वाली कोल्स यूज नहीं कर सकते, हाई क्वालिटी वाली यूज करनी है। कैसे हम कोई भी फ्यूल इसमें यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देख लीजिए। डिसएडवांटेज ये है इसके, हैवी होता है, कॉस्टली होता है, कॉम्प्लिकेटेड इन साइज एंड डिजाइन इसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो गैस टरबाइन होती है ये हैवी होता है, कॉस्टली होता है, कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन भी होता है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे जो आपको मतलब मेनली क्वेश्चन में दिख जाएंगे, इसमें आप काफी लोग छोड़ देते होंगे, समझ में नहीं आता होगा। नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क क्या होता है पहले देख लीजिए आप। नेटवर्क जो होती है, जो नेटवर्क होता है, क्योंकि हमने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कंप्रेसर होता है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, और जो टरबाइन है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। और जो टरबाइन होती है और जो कंप्रेसर दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं। जब दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं तो हमारे पास जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है, क्योंकि ये टरबाइन जो है वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और कंप्रेसर वर्क ले रहा है, वो यानी कंज्यूम कर रहा है। यानी कि जो नेटवर्क होता है WT माइनस WC होता है, जहाँ पे WT होता है वो टरबाइन वर्क होता है, WC होता है कंप्रेसर वर्क होता है। इसमें कुछ टर्म आते होंगे जिसे आप छोड़ देते हैं। मेनली बैक वर्क रेशियो आता है, एक वर्क रेशियो आता है। बैक वर्क रेशियो क्या है, बैक वर्क रेशियो यानी कि नेगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है, जो कंज्यूम हो रहा है, वो कंज्यूम कौन सा हो रहा है, हमारे पास जो कंप्रेसर है वो कंज्यूम कर रहा है, यानी कि WC। और पॉजिटिव वर्क कौन सा है हमारे पास, जो हमारे टरबाइन दे रही है, यानी कि पॉजिटिव वर्क। यानी कि जो बैक वर्क रेशियो होता है वो WC अपॉन WT के बराबर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज देख लीजिए, बैक वर्क रेशियो किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। कभी कभी ऐसे मतलब जनरली क्वेश्चन में आ जाता है, जो बहुत सिंपल होता है। जो बैक वर्क रेशियो होता है वो गैस टरबाइन का ज्यादा होता है, स्टीम टरबाइन का कम होता है। क्यों, क्योंकि हम गैस टरबाइन में हम कंप्रेसर यूज करते हैं। जब कंप्रेशन करते हैं और कंप्रेशन जो होता है वो टोटल वर्क और 40 से 50% वर्क कंज्यूम करता है। और जो स्टीम टरबाइन होती है उसमें पंप यूज करते हैं, और पंप जो होता है 1 से 2% ही टोटल वर्क कंज्यूम करता है, यानी कि मतलब उसे नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम। यानी कि इसलिए जो बैक वर्क रेशियो होता है वो स्टीम टरबाइन का ज्यादा होता है और गैस टरबाइन का कम होता है। अब देखो वर्क रेशियो क्या होता है। वर्क रेशियो जो होता है वो W नेट, यानी टोटल वर्क हमें कितना मिल रहा है अपन, टोटल हम पॉजिटिव वर्क कितना दे रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क अपन पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क हमारे पास है W नेट, WT। और W नेट क्या है, W नेट यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास W नेट यदि निकालेंगे हम तो WT माइनस WC, यानी कि टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेटवर्क हमें मिल जाएगा। और नेटवर्क में यदि हम टरबाइन वर्क का हम डिवाइड कर दें तो जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं वर्क रेशियो। इसमें देखिए वर्क रेशियो, यानी कि इसको देखिए WT माइनस WC अपन WT हो गया है। अब जो वर्क रेशियो किसको हम करेंगे तो 1 माइनस WC अपन WT, यानी कि अच्छा अब पीछे यदि हम जाए तो हमें तो बैक वर्क रेशियो जो मिला था नेगेटिव वर्क के WC अपन WT मिला था। हम यहाँ पे WC अपन WT को इस वाले को हम बोल सकते हैं बैक वर्क रेशियो, यानी कि वर्क रेशियो इक्वल टू 1 माइनस बैक वर्क रेशियो, या ऐसे भी हम बोल सकते हैं वर्क रेशियो प्लस बैक वर्क रेशियो इक्वल टू 1 होता है, यानी कि बैक वर्क रेशियो और वर्क रेशियो का जो एडिशन होता है वो 1 के बराबर होता है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम इसकी, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हमारे पास एफिशिएंसी का हमें एक सिंपल सा फार्मूला हमें पता होना चाहिए। टोटल वर्क यानी कि W नेट अपन Q सप्लाइड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें WT पता हो, WS पता हो। ये तो मतलब ऐसे सिंपल सा, लेकिन ऐसे जब हम फार्मूले में यूज करते हैं, देखिए उसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ वो फार्मूले से उसी से आया है।
लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर दिया गया है। जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन RP के पावर लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा। जो RP होता है हमारे पास प्रेशर रेशियो, जिसे हम P2/P1 बोलते हैं, और जो लेमडा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारे पास। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हम जब RP बढ़ाएंगे तो क्या होगा। RP जब बढ़ाएंगे हम, जब देखिए इस वाले RP का वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस नीचे वाले का वैल्यू बढ़ जाएगा, नीचे वाले का वैल्यू तो 1 अपॉन नीचे वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। जब इसकी वैल्यू घट जाएगी तो 1 माइनस समथिंग कुछ भी कम घटाएंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगा, यानी कि हमारे पास से जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा। यानी कि यदि हम प्रेशर रेशियो को बढ़ाते हैं तो हमारे पास थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाती है। वैसे ही सेम कंडीशन में जब हम लेमडा की वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी कि लेमडा की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास इफिशियंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो लेमडा और इफिशियंसी में जो होता है रिलेशन होता है वो ऐसे होता है, ऐसे A 1.6 1.4, यानी जैसे जैसे हम लेमडा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं हमारे पास इफिशियंसी की वैल्यू भी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। और जो RP जो होता है, RP यानी कि P मैक्स अपन P मैन, इसके P2 अपन P1 बोल सकते हैं उसको। देखिए जैसे यहाँ P2 अपन P1 इक्वल टू P3 अपन P1। देखिए यहाँ पे हमने लेमडा और उसमें जो रिलेशन हमने आपको भी बताया था कि जैसे जैसे हम लेमडा की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे जैसे लेमडा की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारे पास इफिशियंसी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें कुछ क्या होता है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो का RP मैक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे। RP मैक्स जो होता है T3 अपन T2 लेमडा माइनस 1/, इसको आप PV की पावर लेमडा इक्वल टू C होता है, उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है निकालना। अच्छा, ये आइडियल कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, यानी कि हम प्रेशर यदि ऐसे कर रहे हैं तो T2 इक्वल टू अंडर रूट T1 माइनस T1 इंटू T3 होता है मैक्सिमम वर्क। अच्छा, इसका मैक्सिमम यदि हम ऐसे मिनिमम और मिनिमम दे रखा है तो मैक्सिमम इसकी वर्क होती है वर्क मैक्स। यदि वर्क मैक्स की बात करें तो 1 माइनस अंडर रूट T मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम होता है। ये फार्मूला कहीं इसमें होगा, इसमें मैंने अभी याद आ गया मैं आपको बता दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। हाँ देखिए जैसे नीचे मैंने लिख रखा है यहाँ पे T, जो यदि हम लेमडा मैक्स की बात करेंगे यानी कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो 1 माइनस अंडर रूट T मीन अपन T मैक्स। T मीन यानी कि मिनिमम टेम्परेचर, T मैक्स यानी मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। इसमें अब देखिए इसमें रीजनरेशन होता है, इंटरकूलिंग होता है, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग, इफिशिएंसी एंड डिग्री ऑफ इसको मैं आपको कल बताऊंगा। अभी आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए, ऊपर सब चीज एक ही दिन बता दूंगा तो फिर वो क्या बोलते हैं उसे, एक में ही वो पूरा खोज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। पहले आप थोड़ा सा मतलब गेट वाइन का भी इंट्रो देखिए, उसके बाद में आपको इसमें कौन कौन से हम मतलब अपना कर सकते हैं, रीजनरेशन क्या होता है, रीहीटिंग क्या होता है, इंटरकूलिंग क्या होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिए, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये रीजनरेशन रीहीटिंग सब मैं बता दूंगा। थैंक यू।